हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट वाइटल साइन। अब देखो वाइटल साइन क्या होते हैं, जो भी अपने वाइटल ऑर्गन है उनके अंदर कोई चेंज आना। ठीक है। अब देखो वाइटल साइन और कार्डियल साइन इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ टीपीआर बीपी इज कॉल्ड एज वाइटल साइन। वाइटल साइन किसको कहा जाता है? देखो कार्डिनल वाइटल साइन को कार्डिनल साइन के नाम से भी जाना जा सकता है। तो टीपीआर का मतलब है टेम्परेचर पल्स। ठीक है। बीपी ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड वाइटल साइन, जो अपने टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन है। ठीक है। और बीपी है, ब्लड प्रेशर, इनको बोलते हैं वाइटल साइन। मतलब टेम्परेचर लेना, पल्स लेना, रेस्पिरेशन रेट के बारे में देखना और बीपी ब्लड प्रेशर को मापना, ये सारे क्या होते हैं? वाइटल साइन होते हैं अपनी बॉडी के। टेम्परेचर है, टीपीआर मतलब टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये कहते हैं वाइटल साइन। अब देखो गाइडलाइन ऑफ टेकिंग वाइटल साइन। ठीक है। नर्स केयरिंग द क्लाइंट मस्ट टेक वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट इन द बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मान कि नर्स है जब केयरिंग ले रही है, ठीक है, केयर कर रही है क्लाइंट की, तो जो वाइटल साइन ले रही है तो बेसिस ऑफ क्रिटिकल, अपनी गहन सोच के आधार पे पेशेंट को जो वाइटल साइन है वो लेने चाहिए। एक्यूरेटली वाइटल साइन मेजरमेंट करना चाहिए। अब देखो इंस्ट्रूमेंट नीड फॉर चेकिंग वाइटल साइन मस्ट बी वर्किंग कंडीशन टू इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग। अब जो आप वाइट स्पाइगनोमेनोमीटर यूज लेते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर यूज लेते हैं, ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है वो क्या होने चाहिए? वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए और एक्यूरेट रीडिंग लेने चाहिए। ये नहीं है कि कोई रीडिंग हाई ले रहा है या कम ले रहा है या फॉल्स रीडिंग ना आए, तो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो एकदम सही होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की। नेक्स्ट है नर्स शुड हैव अप टू डेट नॉलेज आइडेंटिफाई नॉर्मलिटीज एंड abnormality इन वाइटल साइन। नर्स को क्या होना चाहिए? अप टू डेट रहना चाहिए, नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए। अबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी, नॉर्मल वैल्यू और अबनॉर्मल वैल्यू को ध्यान में रखना चाहिए। पता होना चाहिए नर्स को कि वाइटल साइन की क्या अबनॉर्मल वैल्यू होती है, क्या नॉर्मल वैल्यू होती है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ वाइटल साइन डिपेंड अपॉन क्लाइंट एज ओकेशन एंड। अब देखो नॉर्मल रेंज है, ठीक है, सामान्य जो रेंज होती है वाइटल साइन की वो डिपेंड करती है एज, उम्र पे, ओकेशन, व्यवसाय पे और अदर पे। अब देखो अपन जैसे ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन है, ये क्या होते हैं? नॉर्मल होते हैं। अगर अपन दौड़ करते हैं या कोई इंसान है जो व्यवसाय करता है, मजदूर का काम करता है, तो उसके पल्स बीपी क्या है? डिफरेंस मिलता है, क्योंकि वो वर्क करता है, मेहनत करता है, तो उसका जो बीपी है वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एज पे, ऑक्यूपेशन एंड अदर चीजों के ऊपर। नेक्स्ट है ट्राई टू कंट्रोल और मिनिमाइज फैक्टर अफेक्टिंग वाइटल साइन। अपन नर्स क्या करती है? ट्राई करना चाहिए नर्स को कंट्रोल और मिनिमाइज फैक्टर जो वाइटल साइन को अफेक्ट करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, बाधा डाल वाइटल साइन में नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे फैक्टर को मिनिमाइज करना चाहिए और कंट्रोल करती है नर्स। अब देखो टू इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वाइटल साइन सच एज नर्स शुड फॉलो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब देखो इंश्योर एक्यूरेट रीडिंग, ध्यान में रखना चाहिए एक्यूरेट रीडिंग को, सही रीडिंग आनी चाहिए वाइटल साइन। सच एज नर्स को क्या करना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है। एक्यूरेट रीडिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग वाइटल साइन डिपेंड मेनली ऑन क्लाइंट हेल्थ। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग वाइटल साइन डिपेंड किस पे करता है? जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉनिटर करने की, पता लगाने की, जांचने की वाइटल साइन को, बीपी वो किस पे डिपेंड करता है? पेशेंट का हेल्थ स्टेटस कैसा है। अगर हेल्थ स्टेटस डाउन होगा तो वाइटल साइन भी अफेक्ट होंगे, अगर नॉर्मल है तो वाइटल साइन भी नॉर्मल होंगे। नेक्स्ट है व्हेन चेंज इन वाइटल साइन मस्ट बी इन्फॉर्म टू सीनियर नर्स एज वेल एज टू कंसर्न विद फिजिशियन। जब आपको कोई चेंजेस नजर आए, वैल्यू बढ़ी हुई या घटी हुई नजर आए, तो क्या करना है? सीनियर नर्स को बताना है, और जो ताकि डॉक्टर को बता सके, कि फिजिशियन को बता सके, फिजिशियन का मतलब डॉक्टर को बता सके कि इसके पेशेंट की है, उसकी जो वैल्यू है वो अबनॉर्मल आ रही है, कम आ रही है, इंक्रीज हो रखी है, तो पेशेंट है वो पेशेंट को अच्छी मेडिसिन उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करे। नेक्स्ट है नर्स कैन टीच द क्लाइंट एंड फैमिली मेंबर अबाउट असेसिंग द वाइटल साइन। नर्स को क्या बताना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे वाइटल साइन लेते हैं, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं। ठीक है। तो फैमिली मेंबर है या पेशेंट है उसको इसके बारे में, प्रोसीजर के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना चाहिए नर्स को। नेक्स्ट है पर्पज ऑफ असेसिंग वाइटल साइन। अब देखो अपन को वाइटल साइन को असेस करने, मेजरमेंट करने के पीछे क्या उद्देश्य है? देखो टू डिटरमाइन चेंज इन क्लाइंट स्टेटस। कोई भी इंसान अगर क्लाइंट है, पेशेंट है, उसके हेल्थ के अंदर जरा भी डिफरेंस आ रहा है तो उसको देखने के लिए अपन वाइटल साइन चेक करते हैं। टू रिकॉग्नाइज वेरिएशन फ्रॉम नॉर्मल वाइटल साइन। अब देखो पता लगाना, रिकॉग्नाइज मतलब देखना, नो वेरिएशन कोई भी
वेरिएशन मतलब बड़ा या घटा आ रहा है वाइटल साइन, उसको देखना। टू हेल्प फिजिशियन टू प्रिस्क्राइब राइट ट्रीटमेंट, पेशेंट की हेल्थ को देख के फिजिशियन होता है, तो फिजिशियन क्या कर सकता है, प्रिस्क्राइब करे राइट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू वाइटल साइन, वाइटल साइन को देख के उसको पेशेंट को राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर। अब देखो बॉडी टेम्परेचर मतलब अपने शरीर का तापमान। बॉडी टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट लॉस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइन किया जाता है मतलब डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस होता है बिटवीन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय, अपनी बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो, एंड द अमाउंट ऑफ लॉस द एक्सटर्नल, और बाहरी एनवायरनमेंट से जो अपनी बॉडी हीट लॉस होती है उसको, बीच के डिफरेंस को बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। मतलब हीट प्रोड्यूस होती है बॉडी द्वारा वो, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हीट लॉस होती है, हीट का बनना और हीट का कम होना, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान, ठीक है। नेक्स्ट है हीट प्रोड्यूस हीट लॉस, मतलब हीट प्रोड्यूस बराबर हीट लॉस होना बराबर क्या कहलाता है, बॉडी टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर डिफाइंड, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, डिफाइन कर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब गर्माहट, और एक तो अत्यधिक गर्मी और सर्दी के बीच के जो तापमान होता है, डिग्री होती है सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में अपन मापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर के अंदर ठंड होना या गर्मी होना उसको बोलते हैं अपन टेम्परेचर। नेक्स्ट है थर्मोजेनेसिस, टाइप ऑफ हीट प्रोडक्ट्स। थर्मोजेनेसिस मतलब हीट का जनरेशन, और थर्मो का मतलब होता है हीट है वो बनना, प्रोडक्ट्स होना। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन इज द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म सच एज प्रोड्यूस थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ फूड। अब देखो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जब फूड का पाचन होता है, द प्राइमरी सोर्स मतलब पहला सोर्स क्या है हीट प्रोडक्शन का, बॉडी है, अपनी जो बॉडी है उसमें हीट प्रोडक्शन, जैसे मेटाबॉलिज्म खाने का जो पाचन होता है, सच एज प्रोड्यूस मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में फूड का पाचन होता है, डाइजेशन होता है, उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। जब अपन खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद अपन को गर्मी लगती है, पसीना आता है, तो वो किस वजह से होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का और हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से अपन को गर्मी फील होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ग्लाइकोजन विल बी रिलीज एंड ब्रोकन इनटू शुगर विथ रिलीज ऑफ हीट, द ब्लड सप्लाई टू द स्किन इज इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड द पर्सनल फील हॉट। अब देखो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से, ठीक है। ग्लूकोजन क्या करेगा, ग्लाइकोजन विल भी रिलीज होगा और क्या करेगा, ब्रेक डाउन होगा शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज शुगर बनेगी जो रिलीज हो, जिससे क्या, अगर शुगर बनेगी बॉडी के अंदर जिससे क्या हीट रिलीज होगी, ठीक है, भाप जिसे अपन गर्म बोलते हैं, ठंडा बोलते हैं, हीट रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई, जो स्किन की अपनी त्वचा की ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी, खून रक्त का प्रवाह वो ज्यादा बढ़ेगा, जिससे पेशेंट क्या फील करेगा कि गर्मी लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनल इफेक्ट, द थायराइड हार्मोन एंड एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड हीट प्रोडक्शन। मतलब जो थायराइड हार्मोन है और एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं मेटाबॉलिज्म को, जिससे क्या, अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो हीट प्रोडक्शन अपने आप बढ़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, ओवेरी हार्मोन एंड आल्सो इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, ठीक है, सारे हार्मोन मिलकर क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है सीवरिंग, इनवॉलेंट्री बॉडी रिस्पॉन्स डेवलप डिफरेंस इन बॉडी टेम्परेचर। अब इनवॉलेंट्री बॉडी रिस्पॉन्स जो अपने कंट्रोल में नहीं होता उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, जो मूवमेंट अपने कंट्रोल में होते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। तो सीवरिंग क्या होती है, इनवॉलेंट्री बॉडी रिस्पॉन्स डेवलप डिफरेंस इन बॉडी टेम्परेचर, जो क्या डिफरेंस क्रिएट करता है बॉडी टेम्परेचर, सच एज स्केलेटल मसल है, मूवमेंट ड्यूरिंग सीवरिंग रिक्वायर स्पेसिफिक एनर्जी। अब देखो जब आपको कम कमी फील होती है, कभी कभी कम कमी फील होती है बॉडी में, तो स्केलेटल मसल क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं सीवरिंग के टाइम, कम कमी के टाइम जो स्केलेटल मसल है, ठीक है, जो अपनी बोन है, जो हड्डियों का ढांचा है, उस स्केलेटल मसल की जो हड्डियों का ढांचा उसको बोलते हैं, उसकी बोन है वो क्या करते हैं, रिक्वायर स्पेसिफिक एनर्जी। सीवरिंग होती है तो मसल्स क्या करती है, कम कमाती है, मूवमेंट करती है, किस लिए, रिक्वायर एनर्जी। अब सीवरिंग के लिए क्या एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए मसल्स क्या एक्टिविटी करती है। नेक्स्ट है नॉन सीवरिंग, अक्कर प्राइमरी इन नियोनेट बिकॉज नियोनेट कांट सीवर ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्कुलर ब्राउन टिश्यू फैट प्रेजेंट ए बर्थ मेटालाइज फॉर इट। अब देखो नॉन सीवरिंग में क्या होता है, अक्कर प्राइमरी इन नियोनेट, ये किस में होती है, प्राइमरी ये पहले किस में होती है, बच्चों में होती है, नियोनेट एक
1 डे से ले बर्थ से लेकर 28 डेज का जो होता है उसको बोलते हैं नियोनेट, बिकॉज नियोनेट कांट सीवियर, क्योंकि नियोनेट सीवियर कम कभी नहीं कर सकता। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेस्कुलर, उसके अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर एरिया के अंदर ब्राउन फैट है, वो बहुत ही कम अमाउंट प्रेजेंट होती है एट बर्थ, तो मेटाबोलाइज फॉर हीट प्रोडक्शन। तो ब्राउन फैट क्या होती है, हीट प्रोडक्शन करती है, उसमें तो स्विवरिंग होके मसल्स करती है एडल्ट के अंदर, तो न्यूनेट के अंदर क्या होता है, जो ब्राउन फैट होती है बच्चे के अंदर, उससे हीट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है डिजीज कंडीशन, अल्ट्रेशन इन द बॉडी टेम्परेचर कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फेक्शन इन द बॉडी, द डिग्री ऑफ temperature is depend upon the severity of infection such as long term illness, disease of nervous system, blood disorder, dehydration, allergic reaction of the heat body। मतलब अल्ट्रेशन होना, चेंज आना बॉडी टेम्परेचर में, जो किसकी वजह से, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इलनेस हुई है, सफर हो रहा है, अदर इन्फेक्शन, बॉडी डिग्री ऑफ टेम्परेचर है वो पे डिपेंड करता है। अगर जैसे भी फीवर होती है कि अगर अपन को कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, जैसे अचानक फीवर होती है, ये क्या करती है, इन्फेक्शन अगेंस्ट में काम करती है, ठीक है। सच है लॉन्ग टाइम इलनेस, जैसे लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, डिजीज ऑफ नर्व सिस्टम, कोई ब्रेन की कोई बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर है, कोई ब्लड हेमोफीलिया है, लुकेमिया, ये सारे, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, ब्लड जो वॉल्यूम है, फ्लूइड वॉल्यूम वो डेफिसिट होना, एलर्जी, कोई भी एलर्जी रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, आल्सो कॉज हीट प्रोडक्शन, ये सारे क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से फीवर होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड इन एटमॉस्फेयर कंडीशन आल्सो अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टाइप। आप देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है, चलते बरसात होती है, ठंड पड़ने लगती है, तो वो क्या है, बॉडी का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर गर्मी पड़ रही है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, सर्दी के अंदर बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वो क्या है, हीट प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इमोशन, strong emotions such as excitement, anxiety, nervousness, irritability stimulate the autonomic nervous system which cause stimulation of different organ in the body may produce it। अब देखो स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई आपके इमोशन है कि आपको बहुत, या तो एक्साइटमेंट हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तनाव है, नर्वसनेस है, नर्वस हो, इरिटेबिलिटी हो, चिड़चिड़ापन होना, ठीक है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये क्या करते हैं, देखो आपको तनाव होगा, एक्साइटमेंट, उत्साहित होंगे किसी चीज को लेकर, ज्यादा नर्वस फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन होगा, तो ये क्या करेंगे, आपके ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम होता है, जो मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा रखा है, ठीक है, उसको रेफर कर लेना, वापस रिव्यू कर लेना। विच कॉज क्या करेगा, स्टिमुलेशन करेगा डिफरेंट ऑर्गन में, जो डिफरेंट ऑर्गन है और बॉडी के, जो क्या करेंगे, अगर वो स्टिमुलेट हो गए बॉडी ऑर्गन, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हीट को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट है हीट लॉस और थर्मोलाइसिस। पहले तो क्या हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, अब है हीट थर्मोलाइसिस, हीट का लॉस कैसे होता है। थर्मोलाइसिस इज ए फिजिकल रेगुलेशन बाय द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। मतलब थर्मोलाइसिस क्या होती है, एक फिजिकल कंडीशन, शारीरिक प्रक्रिया है, जिसके बाद रेगुलेशन होता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से हीट का लॉस होना की प्रक्रिया को थर्मोलाइसिस कहते हैं। थर्मोजेनेसिस मतलब हीट प्रोडक्शन, थर्मोलाइसिस मतलब हीट लॉस। जहां पे लाइसिस उठता है उसका मतलब ब्रेकडाउन होना या लॉस होना, ठीक है। सम हीट इज लॉस थ्रू द लंग्स, स्किन, यूरिन, स्टूल एंड अदर वे। हीट है वो लॉस किस वे में होती है, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, यूरिन और स्टूल एंड अदर वे के अंदर हीट लॉस होती है। नेक्स्ट है हीट लॉस एंड हीट प्रोडक्शन अक्कर स्टिमुलेशन सच एज रेडिएशन। अब जो रेडिएशन यूरेज वगैरह होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन, किरणें होती है जो यूरेज। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वन ऑब्जेक्ट टू द सरफेस ऑफ अनदर विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। मतलब रेडिएशन क्या करते हैं, हीट को लॉस करते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस के ऊपर से विदाउट कॉन्टेक्ट, एक दूसरे से बिना कॉन्टेक्ट हुए हीट को लॉस होना, उसको बोलते हैं रेडिएशन के थ्रू। बिटवीन इज द कॉल्ड रेडिएशन मेथड ऑफ थर्मोलाइसिस। अब हॉट ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का लॉस होना क्या कहलाता है, जैसे हीट है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड, अपन जैसे गर्मी से एसी या कूलर की तरफ जाते हैं तो अपनी हीट है वो लॉस होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन, हीट प्रोडक्शन कम होगा और लॉस ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्शन, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विद डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। अब रेडिएशन में तो कॉन्टेक्ट नहीं था, अब इसमें क्या है, वन ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सीधा कॉन्टेक्ट होता है। बाथिंग ए क्लाइंट विद कूल वाटर, अब एक नहा रहा है कोई क्लाइंट, बाथ ले रहा है ठंडे पानी से, तो क्या होता है, कंडक्शन सिस्टम से हीट लॉस होती है। नेक्स्ट है कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट अवे बाय द एयर मूवमेंट सच एज फैन प्रमोट हीट लॉस। अब देखो ट्रांसफर होना हीट का अवे फ्रॉम द एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट हो रहा है उससे दूर ट्रांसफर होना हीट का, जैसे प्रमोट करता है हीट लॉस को, ठीक है। मतलब
हॉट ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट से दूर होना, ये भी हीट लॉस को कॉज करता है। नेक्स्ट है वेपोराइजेशन, ट्रांसफर ऑफ हीट when a liquid is changed to a gas such as 600 to 900 ml per day vaporized from the skin, मतलब ट्रांसफर होना हीट का वेन ए लिक्विड, जो फ्लूड है लिक्विड है, ठीक है, वो लॉस होता है गैस के थ्रू 600 से 900 ml पर डे वेपराइज होता है फ्रॉम द स्किन लंग रिजल्टिंग इन द वाटर एंड हीट लॉस, मतलब 600 से लेकर 900 ml पर डे किससे लॉस होता है, लंग्स और हीट, लंग्स है स्किन है इसके थ्रू लॉस होता है। फिर आता है फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। अब देखो कौन कौन से फैक्टर है जो बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है एज, मतलब उम्र, मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी टेम्परेचर सच एज द टाइम ऑफ बर्थ, thermoregulation system is immature, so newborn client must be protected from external environment and during older people also become sensitive to temperature, मतलब मेजर फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं बॉडी टेम्परेचर सच एज एट द टाइम ऑफ बर्थ, रेगुलेशन सिस्टम इमेच्योर, मतलब मेजर फैक्टर कौन से होते हैं, बॉडी टेम्परेचर, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो थर्मो रेगुलेशन जो हीट प्रोटेक्शन सिस्टम है या हीट लॉस सिस्टम है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। तो न्यू बॉर्न क्लाइंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम, तो उससे बाहरी इन्वायरमेंट से उसको क्या प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड ड्यूरिंग ओल्डर पीपल आल्सो बिकम सेंसिटिव टू, अब बुढ़ापे के अंदर जब ओल्ड एज होता है तब भी सेंसिटिव होते हैं बिकॉज डिक्रीज हो जाता है थर्मो रेगुलेशन से हीट लॉस होता रहता है। और कंट्रोल of all because inadequate dietary intake, loss of subcutaneous fat, decreased activity level, और वो थर्मल रेगुलेशन किस, जैसे उनकी एक्टिविटी लॉस हो गई, सबक्यूटेनियस जो फैट है वो लॉस हो गया, और डाइटरी इंटेक भी इतना नहीं कर पाते जिसकी वजह से क्या थर्मल रेगुलेशन अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, मसल्स एक्टिविटी रिक्वायर इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड इंक्रीज फैट कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन दैट कॉज इंक्रीज इन हीट प्रोडक्शन, मतलब मसल एक्टिविटी है जो क्या करती है, रिपेयर रिक्वायर चाहिए। मसल एक्टिविटी किसके लिए रिक्वायर चाहिए, इंक्रीज ब्लड सप्लाई, अगर मसल एक्टिविटी करेगी तो ब्लड सप्लाई बढ़ी हुई होनी चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, फैट बढ़ा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होना चाहिए, तो हीट प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है हार्मोन, वुमेन जनरली ग्रेटर अफेक्टेड इन बॉडी टेम्परेचर, जो लेडीज है वो क्या होती है, ज़्यादा अफेक्ट होती है हीट टेम्परेचर में देन द मेन से ज़्यादा जो ग्रेटर इफेक्ट टेम्परेचर किसको करता है, लेडीज को करता है। सच एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्ले रोल इन इंक्रीज द वुमेन बॉडी, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है लेडीज के अंदर। सच एज ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन होता है ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इंटर इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड राइज द बॉडी टेम्परेचर, मतलब जब ओवुलेशन कंडीशन होती है वुमेन की तब क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन है वो सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ेगा और बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस लेवल। अब देखो फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस है, मानसिक और शारीरिक स्ट्रेस है वो बॉडी टेम्परेचर बढ़ाते हैं थ्रू स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके स्टिमुलेट करेगा जिससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। Due to increase in production of epinephrine or norepinephrine to metabolic activities is and heat production, अब एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स हार्मोन ये बढ़ेंगे तो हीट प्रोडक्शन अपने आप होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हैज ग्रेटर अफेक्टेड ऑन द टेम्परेचर सच एज वार्म रूम क्लाइंट आउटसाइड इन द कोल्ड इन्वायरमेंट विदाउट वार्म क्लोथिंग बॉडी टेम्परेचर आल्सो अफेक्टेड, मतलब इन्वायरमेंट हैज ग्रेटर अफेक्ट, इन्वायरमेंट वातावरण अफेक्ट जैसे अफेक्टेड ऑन द टेम्परेचर सच एज वार्म रूम क्लाइंट, जैसे कोई गर्म रूम के अंदर से क्लाइंट बाहर जाता है तो उसका बॉडी टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सेज रोल इन मेंटेनिंग टेम्परेचर। अब देखो नर्स के क्या क्या रोल होते हैं मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को, सिलेक्शन ऑफ साइट, कौन सी साइड पे अपन टेम्परेचर लेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग, कितनी बार अपने मॉनिटर करना, डिटेक्ट द क्लाइंट हु नीड मोर फ्रीक्वेंट मॉनिटर, पहले उस क्लाइंट को जिसको ज़्यादा जरूरत है मॉनिटरिंग करनी, इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ राइट टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग, कि आपको राइट टेक्निक का पता होना चाहिए कि आप कौन सी राइट टेक्निक किस टेक्निक का यूज कर रहे हो टेम्परेचर लेते टाइम। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग टू अदर हेल्थ टीम मेंबर, डॉक्यूमेंट करना आपने जो लिया है उसको
एंड रिपोर्ट करना है, बताना है अदर हेल्थ टीम मेंबर को, अगर कम है या ज़्यादा है या नॉर्मल है तो उसको इन्फॉर्म करना। नेक्स्ट है पॉइंट टू रिमेंबर वाइल सिलेक्टिंग द साइट। कौन कौन से पॉइंट है उनको ध्यान में रखने जब साइट का सिलेक्शन करते हैं। टेम्परेचर एरियाज ऑफ मेजर आर्टरीज, जहाँ पे मेजर आर्टरीज है, ठीक है, कोरोनरी है, ये आर्टरी, उनको पहले मेजर करना चाहिए। अब्सेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, कोई भी इन्फ्लेमेशन है, घाव वगैरह, उनको असेस करना चाहिए। कॉन्शियस लेवल ऑफ क्लाइंट, कितना अलर्ट है, एक्टिव लेवल कितना है उसका, उसको असेस करना चाहिए। हाउ मच एक्यूरेट रीडिंग इज रिक्वायर्ड, ये भी ध्यान रखना चाहिए कितनी, हाउ मच एक्यूरेट रीडिंग इज रिक्वायर्ड, जरूरी होती है कितनी एक्यूरेट रीडिंग। क्लाइंट एडमिटेड ऑफ सर्जरी नीड मोर एक्यूरेट टेम्परेचर मॉनिटरिंग देन क्लाइंट एडमिट स्कर्वी। अब देखो कि कितने, कौन से क्लाइंट को एक्यूरेट रीडिंग क्या सकता है। जैसे किसी पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा है, ठीक है, एडमिट हुआ सर्जरी के लिए, उसको मोर टेम्परेचर एक्यूरेट होना चाहिए नीड, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह सर्जरी के अंदर इफेक्ट कर सकता है, बजाय जो स्करी का पेशेंट एडमिट हुआ उसके बजाय जो सर्जिकल प्रोसीजर का पेशेंट है उसका टेम्परेचर को ज़्यादा इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई फैक्टर सच एज ईटिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग। आइडेंटिफाई पता लगाना चाहिए कि पेशेंट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ईटिंग तो नहीं किया हुआ है। आइडेंटिफाई एज ऑफ द क्लाइंट सच एज क्लाइंट बिलो 6 ईयर कैन नॉट कीप थर्मामीटर ओरली। अब देखो आइडेंटिफाई करना चाहिए एज ऑफ क्लाइंट, जिससे 6 साल से कम का बच्चा है वो ओरली हैंडल नहीं कर पाएगा थर्मामीटर को। साइट आर यूज टू टेकिंग बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी टेम्परेचर कौन कौन से साइड से लिया जाता है। फर्स्ट ओरली माउथ के थ्रू, फिर है रेक्टल, जो रेक्टल है आपका रेक्टल एरिया उसके थ्रू, एनएस एरिया, फिर एक्जिला जो आपका काक एरिया उसके थ्रू, फिर है ग्रोइन, ठीक है, थाई के पास का जो एरिया होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं। वेजाइना के थ्रू, टिम्पेनिक एरिया जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है ईयर से ऊपर, उसके थ्रू लिया जाता है। ये था वाइटल साइन। रिमेनिंग टॉपिक है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।